स्वागत है आप सभी का रियाज सर क्लास में। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक हम बहुविकल्पी प्रश्न देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपका अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आपका कुछ जानकारी देखिए। तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है उसके अंतर्गत किसी एक तल में किसी बिंदु को प्रदर्शित करने का जो सर्वप्रथम आपका अभ्यास किया गया था, प्रयास किया गया था, वो प्रयासकर्ता कौन है? रेने दकार्टे। उन्होंने एक बिंदु को तल में प्रदर्शित करने का प्रयास किया। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं 3, 2। क्या 3 और 2? तो ये जो 3 दिया है ये x अक्ष का निर्देशांक होगा और जो 2 दिया गया है ये होगा y अक्ष का। तो यहाँ ये जो आपका जो आड़ी है, जो क्षैतिज है, उसको x अक्ष कहते हैं और जो खड़ा हुआ है, जो ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, इसको कहते हैं y अक्ष। x अक्ष और y अक्ष दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मतलब ये आड़ी है, उस पर ये खड़ा ये है, तो बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का। तो x अक्ष और y अक्ष दोनों परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। और x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु है, जहाँ पर वे दोनों एक दूसरे प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। कौन से बिंदु? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु देखिए आपका x अक्ष में कहाँ पर? 0। y अक्ष में भी देखिए कहाँ पर? 0। तो इस तरह जो है मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, 0। क्या होता है मूल बिंदु का निर्देशांक? 0, 0, ठीक है। अब देखिए कोई से भी जैसे बिंदु दिया रहेगा, जैसे 3 और 2 दिया है यहाँ पर, तो जो प्रारंभ वाला जो निर्देशांक होगा, जो हमें बिंदु मिला है, वो x अक्ष को प्रदर्शित करता है और जो बाद वाला है वो y अक्ष को, ठीक है। याद रहेगा पहला वाला किसको प्रदर्शित करता है? पहला वाला प्रदर्शित करता है x अक्ष को और दूसरा वाला y अक्ष को। और ये जो x अक्ष का जो निर्देशांक वहाँ लिखा है उसी को हम कहते हैं भुज, और y अक्ष का जो निर्देशांक अंक है, ठीक है, उसको कहते हैं कोटि। तो आप याद रखेंगे, भुज और कोटि पूछ दिया जाए कि इसमें भुज कौन सा है, इसमें कोटि कौन सा है, तो आप बता लेंगे। जो पहला रहेगा वो उसको भुज कहेंगे और जो बाद वाला रहेगा उसको कोटि। और देखकर आप x और y का मान अगर पूछें तो आप बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ 3 और 2 दिया गया है, 3 और 2 यहाँ प्रदर्शित करेंगे। कैसे करेंगे? x अक्ष का मान कितना? 3। तो x अक्ष देखिए आपका ये x अक्ष जो है 2 दिशाओं में, O से लेकर x, ये धनात्मक दिशा है, राइट हैंड, ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऋणात्मक दिशा है। इसके 2 आपका है, एक धनात्मक दिशा में x और एक ऋणात्मक। ठीक उसी प्रकार जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, मतलब जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है वो भी उसके आपका 2 है, एक है ऊपर वाला धनात्मक और एक नीचे है ऋणात्मक, ठीक है। जैसे x अक्ष में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए, x अक्ष में स्थित, तो याद रखिए बिंदु का निर्देशांक जब भी दर्शाते हैं x और y से दर्शाते हैं, तो यहाँ बोला गया है x अक्ष में स्थित, अर्थात x का वैल्यू मिलेगा और y का गिनती आगे बढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो x अक्ष में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x 0 होगा। चूंकि अभी देखे हैं ये जो x अक्ष है वो धनात्मक वाला भी होता है और x का जो मान है ऋणात्मक वाला भी होता है। तो इस तरह x अक्ष में स्थित, जिसको स्थित बोला जाएगा उसको आपको रख देना है स्थिर, बाद वाले 0, ठीक है। तो x का मान धन वाला भी चल जाएगा और x का मान ऋण वाला भी चलेगा। तो इस तरह x अक्ष में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x 0 या ऋण x 0, ठीक है। तो अगर कोई से भी आपका निर्देशांक दे दिया जाए, बताइए 5 और 0 कौन से अक्ष में स्थित है? 5 और 0 कौन से अक्ष में स्थित होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो x का मान, ये तो y का मान, तो y का मान क्या हो गया है? y का मान तो 0 हो गया है। तो ये जो आपका दिया गया है आपका बिंदु निर्देशांक वो कौन से अक्ष में स्थित होगा? x अक्ष में स्थित होगा, ठीक है। वैसे ही y अक्ष में स्थित, तो हम x y से दर्शाते हैं, चूंकि सवाल बोला गया है y अक्ष में स्थित, y का मान निर्देशांक मिलेगा और 0 वाला आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो इस तरह y अक्ष में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 और y होगा।
लेकिन वहीं पूछ दिए y अक्ष में स्थित x का निर्देशांक क्या होगा, y अक्ष में स्थित x का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष में स्थित बोला गया है तो y तो आएगा, x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपका ये तो हो गया। अब चलिए हम सवाल में आ जाते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न का अच्छे से देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होगा, तो बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई होगा, क्या एक्स 0 होगा कि 0 वाई होगा कि 0 0 होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक होगा 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0 0, चूंकि एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु जहां 0 से स्टार्ट है ना, ठीक है, वही है, तो इसका आपका निर्देशांक होगा 0 0। तो हमारा आंसर कौन सा मिला, टी वाला। दूसरा दिया गया है बिंदु ऋण 4 7 में भुज क्या है, तो भुज कौन सा बताया था आपको, पहला, जो पहला वाला है जो x का जो मान है उसी क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो भुज यहाँ कितना है, ऋण 4, तो कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। तीसरा देखिए, बिंदु 3 ऋण 5 में कोटि है, तो पहला वाला भुजी क्या, पहला वाला तो भुज होता है, दूसरा वाला क्या, कोटि, तो यहाँ कोटि कितना है, ऋण 5, तो कौन सा है, डी वाला। भुज और कोटि पहचान गए ना। फिर देखिए x अक्ष पर स्थित, मतलब x का मान मिलेगा, y का मान नहीं मिलेगा, मतलब वो 0 रहेगा। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा, तो यहाँ देखिए x 0 कौन सा वाला है, b वाला है, तो x अक्ष में स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x और 0 होगा। इसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद अगर कहीं पूछ दिया जाए x अक्ष पर स्थित y का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, अगर y वाला पूछ दिया जाए तो y का वैल्यू क्या बताएंगे आप, 0। अब देखिए बिंदु 0 ऋण 4 किस अक्ष पर स्थित है, तो इसमें देखिए जहां 0 आया उसको मत लीजिए, ये 0 आया है ना तो इसको नहीं लेना है, इसको ले लेना है, तो ये शुरू वाला होता है x, ये वाला क्या होता है y। तो इस तरह 0 ऋण 4 जो है ना कौन से अक्ष में स्थित है, y अक्ष में स्थित है, तो आंसर आएगा बी वाला, y अक्ष। फिर देखिए छठवा, बिंदु ऋण 3 ऋण 2 में x का निर्देशांक क्या है, बताइए x का निर्देशांक, हाँ ऋण 3 है, ठीक है, शुरू वाला x का निर्देशांक होता है, बाद वाला y का, तो यहाँ x का पूछा है तो आंसर कितना आएगा, ऋण 3। ठीक, हाँ चलिए फिर आपका 7वां 8वां प्रश्न को हल करने से पहले फिर से आ जाते हैं स्थल में। ठीक है, अब देखिए ये x अक्ष और ये y अक्ष जब आपका परस्पर लंबवत हुए उसके कारण यहाँ 3 कितना 1 2 3 4 चतुर्थांश बने, कितने चतुर्थांश, 4। ये पहला है तो इसको कहेंगे प्रथम चतुर्थांश, और ये वाला द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय मतलब तीसरा तृतीय चतुर्थांश, और ये वाला है चतुर्थ चतुर्थांश। रोमन अक्षर के अनुसार ये प्रथम द्वितीय तृतीय और ये वाला आपके चतुर्थ। तो इस तरह आपका x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं परस्पर लंबवत तो कितने चतुर्थांश बनते हैं, 4। 1 2 3 4 चतुर्थांश बने हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस चारों चतुर्थांश का निर्देशांक या जो बिंदु प्राप्त होगा उसमें चिन्ह किसका किसका लगेगा, धन का ऋण का क्या। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस आधार को भूलना नहीं है, हमें जो आधार है ना उसको भूलना नहीं है। तो आधार यहाँ कुछ नहीं मतलब किसका चिन्ह है, धन का। ये आधार कुछ नहीं किसका चिन्ह है, धन, तो ये धन लग गया, आधार किसका है, धन। और उसके बाद ऊपर वाला देखिए y अक्ष में भी कुछ नहीं मतलब किसका है, धन। तो इस तरह प्रथम चतुर्थांश
वो जो बिंदु मिलेगा वो क्या होगा, दोनों धन धन में होगा। जैसे यहाँ देखिए 3 और 2, 3 और 2, तो 3 कुछ नहीं मतलब धन में, 2 भी कुछ नहीं मतलब किस में है, धन में। तो ये अगर प्रथम चतुर्थांश में कोई आपका बिंदु है जिसको आप प्रदर्शित किए हो, ठीक है, आपका वो या कोई दे दिया जाए कि निम्न बिंदु कौन से चतुर्थांश में बताइए, तो अगर वो दोनों धन धन वाला होगा, छिपा रहता है धन धन, ठीक है, तो वो कौन से अक्ष में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। कौन से चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। अब देखिए आपका द्वितीय चतुर्थांश, आधार को भूलना नहीं है, ठीक है, आपका जो संरक्षक है, जो आधार है, ठीक है, जैसे आपके दाई दादा झन भूला माँ बाप कुला, ठीक है, ऐसे है ना, तो वैसे आपके ये जो आधार है, इस आधार को भूलना नहीं है। तो आधार में यहाँ देखिए किसका चिन्ह लगा है, रेड का, आधार में किसका चिन्ह, रेड का। अब इसके ऊपर वाला देखिए, हमको दोनों ना, ये आधार को भी देखना है और ऊपर वाला भी, तो इसका आधार क्या हुआ, रेड, और उसका आधार कुछ नहीं मतलब किस में चिन्ह लगा है, धन में, तो ये रेड और धन। तो अगर आपका बिंदु का निर्देशांक आपका रेड 3, 6 ये ऐसा दिया है, तो प्रथम बिंदु ऋणात्मक और दूसरा बिंदु क्या आपका धनात्मक, यदि ऐसा है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में देखिए आधार को भूलना नहीं है, तो आधार कौन सा है, ऋणात्मक, ये देखिए आधार कौन सा है, ऋणात्मक। ये अब चूंकि हम ये वाले कमरे में देख रहे हैं चतुर्थांश में, तो ये आधार को हम ले लिए हैं। अब इस नीचे वाला जो आपको दिया गया है रेखा, ओ से लेकर वाई डैश, वो कैसा होता है, ऋणात्मक। तो इस तरह आपका तृतीय चतुर्थांश में होता है ऋण और ऋण। बिंदु के निर्देशांक जैसे आपको रेड 4 और रेड 6 दे दिया गया है, तो दोनों इस चिन्ह को देखकर आप पहचान जाओगे, ठीक है, कि दोनों रेड में है, मतलब ये तृतीय चतुर्थांश में है। फिर देखिए चतुर्थ चतुर्थांश, आधार को भूलना नहीं है, तो आधार कुछ नहीं मतलब किसका चिन्ह, धन का, कुछ नहीं किसका चिन्ह, धन, और ये नीचे वाला देखिए किसका चिन्ह, ऋण, तो ये धन और ऋण। तो इस तरह आपका चतुर्थांश दिए गए बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, सही विकल्प या खाली स्थान में पक्का है आना, निश्चित है, दो मत की बात नहीं है। तो इसको हमको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। कैसे याद करें और थोड़ा देखें कुछ, जैसे देखिए प्रथम चतुर्थांश में है, याद रखिए, केवल आपका याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया जा रहा है, ठीक है, आपका प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है, तो याद रखिए फर्स्ट मतलब सभी क्या आपका धनात्मक में, फर्स्ट है मतलब सभी धनात्मक में, फर्स्ट है वो धन धन में, ठीक है। अभी आपका तृतीय मतलब थर्ड मतलब आपका दोनों क्या, ऋणात्मक, तो एक हो गया धनवान और ये इधर आपका क्या, ऋण, ज्यादा आपका मतलब क्या है, गरीब बोली, ठीक है। ये धन हो गया, धनवान फर्स्ट है तो, और ये थर्ड है तो क्या हो गया, ऋण, ठीक है, केवल याद करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक। अब उसके बाद देखिए पहला तो हो गया धनवान, धन, जो तीसरा है वो क्या हो गया आपका, ऋण, उधारी हो गया, ठीक है, दोनों ऋण। चतुर्थ चतुर्थांश को इस प्रकार याद कर सकते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी, ठीक है, प्रथम पूज्य देवता, ठीक है, तो ऐसे आपका उसको आप माइनस देंगे क्या, आप नहीं, उसको हम क्या देंगे, प्लस ही देंगे। प्रथम पूज्य देवता, विघ्नहर्ता, ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे, पहले आपका धन ही देंगे, तो ये धन हो गया, ये कौन सा, ऋण। तो आपका चतुर्थ चतुर्थांश में पहला क्या होगा, गणेश चतुर्थी जी को याद कर रहे थे, गणेश जी को, तो यहाँ पहला क्या होगा, धन, फिर बाद वाला ऋण। अगर ये आपका गणेश चतुर्थी चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो ये धन वाला है शुरू वाला और बाद में ऋण, तो इसी के जस्ट विपरीत अगर ये धन ऋण में बिंदु दिया गया है, जैसे 5 और आपका 3 कौन सी चतुर्थांश में है, 5 और ऋण 3 कौन से चतुर्थांश में है, तो यहाँ धन और ये ऋण आया, तो याद रखिए चतुर्थ चतुर्थांश में है। और इसी के जस्ट विपरीत ऋण और धन आए, तो इसमें याद रखना वो द्वितीय चतुर्थांश है। तो क्या क्या याद हुआ, फर्स्ट है तो धन, थर्ड है तो आपका ऋण, लेकिन चतुर्थ है तो धन और ऋण, चतुर्थ में क्या, धन और ऋण, और इसमें आपका यहाँ द्वितीय में ऋण और धन, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अनुसार अभी आपका हम प्रश्न देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, और ये जो मूल बिंदु 0 0 है वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं होता, ना तो पहले में, ना तो दूसरे, ना तो तीसरे, ना तो चौथे, किसी में नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो कहाँ होता है, बीच में होता है। मूल बिंदु कहाँ पर होता है, बीच में। तो मूल बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो आंसर कौन सा आएगा, डी, किसी भी चतुर्थांश में नहीं। फिर अगला है बिंदु ऋण 3 और ऋण 4 निर्देशांक समतल के कौन से चतुर्थांश में होगा। तो याद रखिए ये तो ऋण है,
क्या है ये? ऋण ऋण है, तो ये तो थर्ड वाली बात है। थर्ड मतलब ये तृतीय है, तो आंसर तृतीय कहाँ लिखा है? सी में। तो ये जो आपका ऋण 3 और ऋण 4 दिया गया है वो तृतीय चतुर्थांश में आपका स्थित होगा। फिर अगला देखिए, बिंदु 2 और ऋण 5, तो 2 किस में है? धन, और किस में? ऋण। तो ये धन और ऋण, धन और ऋण आया तो याद रखना आपका ये चतुर्थांश, गणेश चतुर्थी, ठीक है, याद रखिए, पहले धन में बाद में ऋण में, धन और ऋण। तो इसमें आपको देखिए चतुर्थांश कहाँ लिखा है? डी वाला चतुर्थांश। फिर देखिए 1 2, बिंदु 1 2 किस चतुर्थांश में है? एक कुछ नहीं तो धनात्मक, ये भी कुछ नहीं तो धनात्मक, तो ये धन है, ये तो फर्स्ट है। फर्स्ट है मतलब किस में आएगा ये? प्रथम, यहां लिखा है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। फिर है बिंदु 1 2 और बी 5 10 की प्रवणता अर्थात ढाल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है 1 2, वह क्या दिया गया है? 5 और 10। तो ये हो जाएगा x1 y1, चूंकि x y से दर्शाते हैं ना निर्देशांक को, और ये जाएगा दूसरा बिंदु तो x2 और y2। और ये जो प्रवणता है, जो ढाल है, उसका जो सूत्र है m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 का मान कितना है? देखिए y2 का मान 10 है, y1 का मान कितना है? 2, x2 का मान 5, x1 का मान 1। तो m बराबर आपका 10 में 2 गया तो 8, 5 में 1 गया तो 4, कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और कटेगा, हाँ 4 से कट सकते डायरेक्ट ना, चलो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तीसरा आंसर आया 2 बटे 1, या नीचे वाला जो हर है उसको 1 हटा सकते हैं, तो यहाँ 2 बटे 1 या 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसका कितना आएगा? प्रवणता या ढाल 2 आएगा, ठीक है। फिर प्रश्न है आपका 12, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। तो मूल बिंदु और आपका 6 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु दिया गया है और दूसरा कितना? 6 और 8। तो ये हो गया x y, ये भी हो गया x y, ये पहला बिंदु का निर्देशांक है तो 1 1, ये दूसरा है तो 2 2, ठीक है। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है, ठीक है, करणी x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। मान रखिए x2, तो x2 का मान कितना है? 6, x1 का मान 0 पूरे का वर्ग, y2 का मान 8, y1 का मान 0। तो 6 में 0 गया 6, 8 में 0 गया 8, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, फिर 36 और 64 क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 100। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 का वर्ग। 100 किसका वर्ग है? 10 का वर्ग। तो ये आपका यहाँ जो वर्गमूल है उसमें 2 2 जोड़ा चाहिए, और यहाँ आपका ऑलरेडी वर्ग लगा है तो यहाँ करणी और ये 2 हट जाएगा, मतलब कुल मिलाकर आपका 10 का जोड़ा बन रहा है, इस कारण 10 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10 इकाई। कितना इकाई? 10 इकाई। याद रखिए आपका ये जो डिस्टेंस है, यदि सेंटीमीटर मीटर नहीं कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम वहाँ इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इकाई। तो देखिए हमारा आंसर आया है 10 इकाई। तो कौन सा वाला है? हाँ, बी वाला, 10 इकाई। अब देखिए यहाँ आपका बिंदु a बराबर x1 y1 तथा b x2 y2 के बीच की दूरी होगी, तो ये तो आपके सूत्र वाला है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र है? x2 ऋण x1, x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग। ये सभी किस में रहेंगे? करणी में। x वाला पहले आएगा, देखो यहाँ 2 और 1 21, 2 और 1 21, ठीक है, 2 पर 1 2 पर 1, ठीक है, 21 21 आना चाहिए, पूरे की घात 2 लगा होना चाहिए, बीच में धन का चिन्ह। तो ये देखिए कौन सा? ये है x2 ऋण x1 पूरे का वर्ग धन y2 ऋण y1 पूरे का वर्ग, और एक करणी, ये सी वाला है। आंसर कौन सा है? सी वाला। अब उसके बाद देखिए 14 प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14 में क्या बोला गया है? y बराबर ऋण x धन 5 में रेखा की ढाल और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड क्या है? तो देखिए सूत्र होता है y बराबर सरल रेखा का समीकरण, y बराबर mx धन c,
y बराबर mx धन c। तो x के पास यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है 1, और यहाँ c का मान कितना हुआ 5। तो इस तरह देखिए जो आपका ढाल है, यहाँ m क्या कहलाता है प्रवणता या ढाल, और c कहलाता है y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। तो यहाँ बोला गया है ढाल और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। तो m का मान क्या हुआ, ढाल का मान ऋण 1, m का मान ऋण 1 होगा, और c का मान होगा कितना आपका 5। धन धन है तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ ऋण होता तो मैं यहाँ ऋण लिखता, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या मिल गया, प्रवणता ऋण 1 और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड 5। तो हमारा आंसर देखो ऋण 1 पहला है, क्योंकि यहाँ ढाल पहले पूछा गया बाद में, ठीक है, y अक्ष से काटा गया। तो कितना है ऋण 1 5, ऋण 1 और 5 सी वाला है। फिर देखिए अगला है प्रश्न क्रमांक 15, सरल रेखा कितना दिया गया, सरल रेखा 5x धन 6y बराबर 7 ये दिया गया है। इसमें वही प्रवणता ढाल बताना है और c का मान बताना है, ठीक है। तो पहले इसको आपको हम क्या करेंगे, जो समीकरण होता है y बराबर mx धन c, इस रूप में हम क्या करेंगे, सरल रेखा के रूप में इसको हम पहले परिवर्तित करेंगे। तो किसका मान चाहिए, y का। तो चलिए y का मान ज्ञात करेंगे। तो y वाले को यहाँ रखिए, बाकी जो x है उसको पक्षांतर 5x धन में, तो वहाँ जाकर ऋण में। हमें ज्ञात करना है y का मान। 6 का यहाँ गुणा हो रहा है तो वहाँ जाकर भाग। तो y बराबर आपका ये जो भाग हो रहा है सब में होगा, ठीक है, 7 में भी और इसमें भी, ठीक है। अब इसमें देखिए सूत्र के अनुसार क्या होता है, y बराबर mx धन c, मतलब x वाला पहले रहता है। तो यहाँ x वाला कौन सा है, ये है, तो लिख दीजिए ऋण 5x/6, और इधर कुछ नहीं, किसका चिन्ह, धन, धन 7/6। तो y बराबर mx धन c। तो इस तरह m का मान तुलना करिए, जो ढाल है m का मान, x को छोड़ दीजिए, m का मान क्या आया, ऋण 5/6, ये हो गया उसका ढाल। और आपका इसका y अक्ष से काटा गया आपका खंड कौन सा है, अंतःखंड, c का मान आपका 7/6। तो आंसर आएगा ऋण 5/6 7/6। तो देखिए कौन सा है, ऋण 5/6, ऋण 5/6 और 7/6। तो ये बी वाला है, कौन सा वाला है, बी। m बराबर ऋण 5/6 और c बराबर है 7/6। अब उसके बाद है आपका रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 शून्य पर स्थित है तो यह बिंदु कौन से अक्ष पर स्थित होगा। तो देखिए शून्य, जहां शून्य दिया गया है वो कौन से अक्ष में, देखो ये x अक्ष, ये कौन सा है, y अक्ष। तो चूंकि y का मान क्या हो गया है, शून्य, तो y वाला जो आपका जो मिलाते हैं रेखा वो आगे नहीं बढ़ा है, तो y का शून्य हो गया है। तो यहाँ किसका मान ज्यादा मिला है, x अक्ष में। तो ये जो आपका बिंदु जो दिया गया है वो x अक्ष में स्थित होगा। कौन से अक्ष में, x अक्ष में। फिर देखिए x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता कितनी होगी, जो ढाल है x अक्ष के समांतर। तो x अक्ष के जो समांतर रेखा की जो आपको ढाल है, जो प्रवणता है, ठीक है, वो होती है 0। क्या होती है, 0। फिर दूसरा दिया है y अक्ष के समांतर रेखा की ढाल। तो y अक्ष समांतर जो रेखा की ढाल है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत, या इसी को अपरिभाषित, दोनों सही है, दोनों में इसको एक लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपका चौथा है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि। क्या बोला गया है यहाँ, x अक्ष पर स्थित। तो पहले बताइए x अक्ष पर स्थित उसका निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर स्थित मतलब x का मान मिलेगा, ये शून्य वाला आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ आंसर कितना आया, x और 0। लेकिन क्या बोला गया, इसको फिर से देखिए, ठीक है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि, बिंदु की कोटि। तो शुरू वाला क्या कहलाता है, भुज, बाद वाला क्या कहलाता है, कोटि। तो यहाँ इसकी कोटि कितनी मिल गई, 0। तो यहाँ कोटि हो गया इसका y बराबर 0, ठीक है। फिर देखिए निर्देशांक समतल पर दोनों परस्पर, निर्देशांक समतल पर जो दोनों अक्ष है वो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। निर्देशांक समतल पर दोनों x अक्ष y अक्ष दोनों क्या होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। निर्देशांक, अगला है छठवां, निर्देशांक अक्ष के जो प्रतिच्छेद बिंदु है x अक्ष और y अक्ष, जहां वे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो जहां प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। कौन से बिंदु,
एक्स अक्ष वाई अक्ष जहां पर स्थित करे उस बिंदु क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इसका आंसर आएगा मूल बिंदु। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 7वां देखिए, किसी बिंदु के एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? जो एक्स है उसको और क्या बोलते हैं? भुज। जो एक्स अक्ष के जो निर्देशांक प्राप्त होता है शुरू वाले को भुज बोलते हैं और बाद वाले को कोटि। तो यहाँ शुरू वाले को बोला गया एक्स अक्ष, तो आंसर क्या आएगा? भुज। निर्देशांक पद्धति में बिंदु के जो वाय निर्देशांक होगा तो वाय वाला क्या कहेंगे? कोटि। एक्स अक्ष वाले को भुज कहेंगे, उसको कोटि। फिर उसके बाद आपका अगला क्या है? 9वां, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या क्या बिंदु है? 5, 8, 5, 8 दिया है और 5, 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये x1 y1, ये x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है करणी x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग। ठीक है, हल करना सीख लीजिए। आपका 2 नंबर के लिए आया तो भी बन जाएगा और इधर खाली स्थान सही विकल्प में आए तो भी। तो ए बी बराबर x2 का वैल्यू बताइए। x2, तो x2 का मान यहाँ 5 मिला है। x1 का बताइए 5 मिला है। y2 का मान ऋण 3, y2 का मान ऋण 3, फिर ऋण का ऋण y1 का मान 8 घात 2 का 2। तो ए बी बराबर 5 में 5 गया तो 5 में 5 गया तो 0। और इसको हल करेंगे 3 ऋण में 8 भी ऋण में, तो ऋण और ऋण धन, तो 8 3 11, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह, वर्ग का वर्ग। ए बी बराबर 0 का वर्ग करेंगे 0 ही रहेगा। ऋण 11 का वर्ग, ऋण 11 कितने बार लिखोगे आप? 2 बार। ऋण ऋण धन 11 गुणा 11 करेंगे तो 121। तो ए बी बराबर दोनों जोड़ेंगे 121 ही रहेगा। ए बी बराबर ये जो आपका 21 है वो 11 का वर्ग है। कुल मिलाकर मतलब जोड़ा बन गया, इस कारण क्या हो जाएगा? वो बंधन से मुक्त हो जाएगा करनी से। तो आंसर कितना आया? 11। और दूरी दर्शाते हैं इसका मात्रा क्या? इकाई। तो इस तरह आपका बिंदु 5, 8 और 5 ऋण 3 के बीच की दूरी कितना होगा? 11 इकाई। कितना इकाई? 11 इकाई। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न है आपका 10वां। प्रश्न 10वां क्या है? यदि रेखा की ढाल 4, समीकरण बनाना है वो कह रहे हैं ना, रेखा का समीकरण। तो पहले रेखा का समीकरण बताइए। y बराबर होता है mx धन c, और m को कहते हैं प्रवणता, m को क्या कहते हैं? प्रवणता, और c को कहते हैं y अक्ष से काटा गया अंतःखंड। तो क्या क्या दिया है? यदि ढाल 4 हो, ढाल क्या हो? 4, और y अक्ष से काटा गया अंतःखंड कितना हो? ऋण 3, तो सरल रेखा का समीकरण होगा। तो मान रख दीजिए y बराबर m की जगह क्या रखना है? 4, धन का धन, c का वैल्यू कितना? ऋण 3। तो y बराबर आपका 4x धन और ऋण 3 का 3। तो इस तरह आपका अगर प्रवणता 4 और ढाल की, अगर प्रवणता 4 और y एक्सिस काटा गया अंतःखंड ऋण 3 है तो आपका सरल रेखा का समीकरण होगा y बराबर 4x ऋण 3, y बराबर 4x ऋण 3। ठीक है, तो इस तरह आज के आपके इस वीडियो में हम आपका अध्याय आपका 6 निर्देशांक ज्यामिति को हम आपका देखे हैं। वीडियो कैसा लगा आपका कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।